संडे को टेस्ट में आ रहा है, यही सब पूछूंगा। अगला जो ड्रग्स आता है वो है कोका अल्कलॉइड। आज ऐसा सुनने में आया था कि अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी है ना? सुनने में नहीं आया था, देखने में आया था। अच्छा, भगवान तुम्हारी सुनने समझने की क्षमता को बरकरार रखे। माइक कहाँ लगेगा सही? पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोका अल्कलॉइड की। कोका अल्कलॉइड जो होते हैं इन्हें कई और नामों से जाना जाता है। इन्हें हम कोक, क्रैक या कोकेन, ठीक है, कोक, क्रैक या कोकेन के नाम से भी जानते हैं। लिख लो, इन्हें हम कोक, क्रैक या कोकेन के नाम से भी जानते हैं। कोक, क्रैक या कोकेन के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये ड्रग्स एक पौधे से प्राप्त होते हैं। ये ड्रग्स एक पौधे से प्राप्त होते हैं। ये ड्रग्स एक पौधे से प्राप्त होते हैं जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका। ये ड्रग्स एक पौधे से प्राप्त होते हैं जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका, एक पौधे से प्राप्त होते हैं जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट कहा जाता है। जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट कहा जाता है। लिखो, इसे सामान्यतः सूंघा जाता है। ठीक है राहुल, इसे सामान्यतः सूंघा जाता है। लिखो, ये तंत्रिका तंत्र में डोपामिन, ये तंत्रिका तंत्र में डोपामिन के स्थानांतरण, ये तंत्रिका तंत्र में डोपामिन के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में डोपामिन के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। अब डोपामिन जो है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश ले जाने के लिए जो रसायन कार्य करता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, और उसी समय हमने नाम भी सुना था डोपामिन जो है मस्तिष्क में मूड स्विंग के लिए काम करता है। किसके लिए? मूड स्विंग। तो उसके ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि लिखो कि इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा, इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा लगने लगता है ना कि हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि हम तो ट्रक से लड़ जाएं, है ना, दौड़ के जाएं और ट्रक को फाड़ के दो टुकड़े कर दें, है ना।
इतनी ऊर्जा, ऐसा लगता है रोड पे कोई सांड या बैल घूम रहा है, इसको उठा के पटक देंगे। ठीक है राहुल? इतनी ऊर्जा जो है भरी रहती शरीर में। ऊर्जा होती कि ऊर्जा रहने की फीलिंग होती है? फीलिंग, ऊर्जा नहीं रहती, लेकिन ऐसी फीलिंग रहती है कि शरीर में आदमी एकदम सूखा टाइप का रहता है। और कहता है छू के दिखा, अभी बताता हूं, है ना? तो ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा रहती कि ऊर्जा की फीलिंग, तथा यूफोरिया, तथा यूफोरिया। अब यूफोरिया क्या है ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूफोरिया, यूफोरिया कहते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति। यूफोरिया ब्रैकेट में लिख लेना, आनंद की अनुभूति। परमानंद, यूफोरिया आनंद की अनुभूति। कभी कभी लगता है साला अपनिच भगवान, ऐसा वाला जो फीलिंग आता है ना यार, ये सब बढ़िया हाई है, हाई। वो इंसान क्या है? हाई। अच्छा, ज्यादा सेवन अगर कोई करे एक्सेस डोज में, मैंने नाम नहीं लिया, एक्सेस डोज में अगर कोई सेवन कर ले तो उसे भ्रम होने लगता है। क्या होने लगता है? तो लिख लो, इसलिए राहुल डोज कम करो। लिखो अति, क्या बोलेंगे? हाँ, अधिक मात्रा में सेवन करने पर, अधिक मात्रा में सेवन करने पर भ्रम की स्थिति, अधिक मात्रा में सेवन करने पर भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो कोका अल्कलॉइड है ये उत्तेजक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्तेजक का, स्टिमुलेंट का कार्य करते हैं। तो लिख लो इस पॉइंट को, इनका प्रभाव उत्तेजक पाया जाता है, स्टिमुलेंट प्रभाव पाया जाता है। जैसे हमने ओपियोइड्स का पढ़ा था कि वो डिप्रेसेंट का काम करते हैं, शरीर को धीमा, क्या कर देते हैं? धीमा। व्यक्ति कैसा हो जाता है? धीमा। और इनका सेवन से स्टिमुलेंट, उत्तेजना बढ़ जाती है, ये उसके विपरीत। अब यहां देखो, हेडिंग डालो छोटा सा, स्पेशल पॉइंट। अब ये जो भ्रम की स्थिति है ना, जिसे हम कहते हैं हेलॉक्सिनेशन, भ्रम को क्या कहते हैं? हेलॉक्सिनेशन। अभी ये स्पेशल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम सुना होगा एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। क्या नाम है? लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ड्रग है जो क्या उत्पन्न कराता है? हेलॉक्सिनेशन, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। लेकिन इसका स्रोत क्या है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल में 3-4 बार तो पूछा ही गया है। हाँ बेटा बताओ क्या स्रोत है? गुनगुन, क्वेश्चन है बेटा, याद करो, पिछली बार आया होगा एग्जाम में। जो बताएगा उसको हाँ 500 है। जो मुस्कुरा
जो बताएगा उसको 500 रुपए सबको देने पड़ेंगे, वो देगा, मैं क्यों दूं? जो बताएगा वो दे, बताए भी वो, पैसा भी मैं दूं। आंसर तो दे दे, पैसा नहीं लेना। नहीं मालूम? राधे राधे, राधे श्याम। हाँ, नहीं। लिखा है यही क्या? क्लेविसेप्स परप्यूरा किसे है? क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस है, ठीक है, एक फंगस से मिलता है। क्या मोनस्कस परप्यूरियस लिखा था क्या? बट क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस है। नाम नहीं सुना है? लिखो, एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, एलएसडी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड एक फंगस से प्राप्त होता है, एक फंगस से प्राप्त होता है जिसका नाम क्लेविसेप्स परप्यूरा है। ठीक है, लिखो, ये भी हेलॉक्सिनेशन उत्पन्न करने वाला, ये भी हेलॉक्सिनेशन उत्पन्न करने वाला, ये भी हेलॉक्सिनेशन उत्पन्न करने वाला ड्रग है, हेलॉक्सिनेशन उत्पन्न करने वाला ड्रग है, हेलॉक्सिनेशन उत्पन्न करने वाला ड्रग है। तो ये हो गया। अब हेलॉक्सिनेशन कोका एल्कलॉइड के ओवरडोज के कारण भी होता है और एलएसडी के कारण भी होता है। एक और लिखो, स्पेशल पॉइंट नंबर 2, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा का सेवन करने से भी, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा का सेवन करने से भी, धतूरा का सेवन करने से भी हेलॉक्सिनेशन, धतूरा का सेवन करने से भी हेलॉक्सिनेशन या भ्रम, हेलॉक्सिनेशन या भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए भ्रम वाले, और एक हमने कैनाबिनॉइड्स का भी पढ़ा था, भांग, उसमें भी भ्रम उत्पन्न होता है। अगला है स्पेशल पॉइंट नंबर 3। स्पेशल पॉइंट नंबर 3 ये है कि कुछ मानसिक रोग होते हैं, राहुल ध्यान से सुनना, कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन, अवसाद, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस, तनाव, ये सब जो है ना, ये मानसिक रोग की शुरुआती अवस्थाएं होती हैं। जैसे क्या क्या है मानसिक रोग के शुरुआती चरण, क्या है? जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। जब जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो 2 चीजें होती हैं, स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है। और स्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन आएगा, क्या आएगा? और ये सब मनोरोग की तरफ ले जाएगा। ठीक है राहुल? तो जैसे स्ट्रेस कब होता है?
अब तुम्हारी एज, जिस एज में तुम हो, इस एज में जीवन में तनाव की 2 ही 4 ऐसे पल आते हैं जब जीवन में तनाव होता है। कहना वही चाह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। जैसे टेस्ट में नंबर कम हो जाए, 2 4 पल यही है, टेस्ट में नंबर कम हो जाए। और तू क्या सोच रहा है? टेस्ट में नंबर कम हो जाए कि भाई टेस्ट में बड़ा बढ़िया खूब मेहनत किए थे सर, दिन भर में 25-25 घंटे पढ़ रहे थे और नंबर 25 नहीं आए। तनाव हो गया है। क्या हो गया है? तनाव। बैठ के सोच रहे हैं, अरे यार इतना मेहनत किया था पिछले टेस्ट में, नंबर ही नहीं आ रहे। तनाव। और कारण है तनाव का, कोचिंग नहीं गए हो, कोचिंग से फोन चला गया है, घर से निकले तो थे शहर के भ्रमण पे, कोचिंग से फोन चला गया और पिताजी ने ढूंढ रहे हैं तुम्हें कि मिल भर जाओ, सारी कायनात का दर्शन जो है ना एक ही झटके में कराएंगे, तो भी होता है तनाव। या तनाव का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है कि एक नायक और एक नायिका क्लास से बंक मार के घूम रहे थे रोड पे, हाथ पकड़ के, और हमारी गाड़ी सामने आ गई। नायक भाग गया, और एकदम रियल स्टोरी है। नायक भाग गया भाई, और नायिका के पैर जम गए वहीं। हमने कहा इससे बड़ा दुख हम क्या दे सकते हैं। विपत्ति की परिस्थितियों में नायक आपको अकेला छोड़ के भाग गया, ये भी तनाव का विषय है। कोई अकेला छोड़ के चला जाए तो भी तनाव होता है। फिर नींद नहीं आती, जिसे कहते हैं इनसोम्निया। क्या कहते हैं? एक गाना आया था, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के। मानसिक रोगी है वो। क्या है? और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयां लगती हैं, जैसे बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजापीन्स। इनका नाम याद रख लेना। जब कोई ये गाना गाए तो बोलो बेटा तुम्हारे लग गए हैं खेल, जाके इलाज कर लो। क्या इलाज में लेना है? बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजापीन। याद रखना। तो लिखो कि कई मानसिक रोग में उपचार के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। जैसे कई मानसिक रोग में उपचार के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजापीन इत्यादि। बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजापीन्स इत्यादि। इत्यादि कॉमा इनका उपयोग डिप्रेशन,
इनका उपयोग डिप्रेशन, अवसाद, इनका उपयोग डिप्रेशन, अवसाद या डिप्रेशन, अवसाद एवं इंसोम्निया नींद की कमी एवं इंसोम्निया के उपचार के लिए किया जाता है। एवं इंसोम्निया के उपचार के लिए किया जाता है। इंसोम्निया के उपचार के लिए किया जाता है। लिखो, इनके अनुपयोगी सेवन से भौतिक मनोवैज्ञानिक तथा कारिकीय असमानताएं, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा कारिकीय असमानताएं शरीर में विकसित हो सकती हैं। असमानताएं शरीर में विकसित हो सकती हैं। अगली हेडिंग डालो, स्मोकिंग। अगली हेडिंग आ जाओ, स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, सुलग दंडिका, धूम्रदंडिका, अग्निदंडिका, सुट्टा, सिगरेट, ये जरा फेमस नाम है ना। तो जो तंबाकू के सेवन का जो इतिहास है वो लगभग 400 वर्ष पुराना मिलता है। किसके सेवन का? तंबाकू के सेवन। अल्कोहल के सेवन का इतिहास और पुराना है, वो देवताओं के समय से है। इंद्र दिन भर जो है सोम रस लेते थे। और नहीं, अगर तुमको इतिहास जानना हो, अल्कोहल का इतिहास, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से अमृत निकला था और देवता और असुर यानी सुर और असुर दोनों में लड़ाई हुई कि हम अमृत लेंगे। तो उसमें फिर एक अपने जो विष्णु जी भगवान है, उन्होंने एक नर्तकी का रूप लिया और वो बोले सबको अमृत पान कराएंगे। तो देवताओं को तो अमृत पिलाया, असुरों को क्या पिलाया था? मदिरा, सोमरस। तो यानी उतना पुराना इतिहास तो मिलता ही है ना। तुमको पता ही होगा। हाँ, देखे थे वहां पे तुम। और उसी में दो ऐसे असुर थे जिन्होंने पाला बदल लिया था। वो असुरों की कुर्सी से उठ के देवताओं की कुर्सी पे जाके बैठ गए, अमृत पान कर लिया, राहु और केतु। वो दोनों भी अमर हो गए। तो दो राक्षस भी अमर हैं। नहीं, बता रहा हूं। तो स्मोकिंग का जो इतिहास है, धूम्रपान, टोबैको, तंबाकू, खैनी, हाँ, इसका इतिहास लगभग 400 वर्ष। तो लिख लो कि तंबाकू के सेवन का इतिहास
तंबाकू के सेवन का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना पाया गया है। तंबाकू के सेवन का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना पाया गया है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग चबाकर सूंघकर तथा क्या बोलेंगे इसको, सिगरेट पीने। अरे तुमको थोड़ी देख रहे हैं, इससे बगल वाले से पूछना है तुम। इससे पूछ रहा था, तू हर चीज अपने ऊपर क्यों लेता है। चलो ठीक है, चबाकर सूंघकर तथा स्मोक, या बोला जाए, हाँ स्मोक लिख लो, तथा स्मोक करके किया जाता है। अगला पॉइंट, टोबैको में कई ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे निकोटीन। टोबैको में कई ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे निकोटीन एक एल्कलॉइड है जो एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव डालता है, तथा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का स्त्राव कराता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का स्त्राव कराता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का स्त्राव कराता है, जिससे हृदय गति तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। जिससे हृदय गति तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के, इसके अलावा तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर तथा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर पाया जाता है। अगला पॉइंट, अन्य प्रभाव के रूप में
ब्रोंकाइटिस, अन्य प्रभाव के रूप में ब्रोंकाइटिस, कॉमा गैस्ट्रिक अल्सर, अन्य प्रभाव के रूप में ब्रोंकाइटिस कॉमा गैस्ट्रिक अल्सर कॉमा एम्फाइसेमा, गैस्ट्रिक अल्सर कॉमा एम्फाइसेमा तथा कोरोनरी हार्ट डिजीज पाया जाता है। तंबाकू के सेवन से मुख का कैंसर भी पाया जाता है। मुख का कैंसर भी पाया जाता है। अगला पॉइंट, धूम्रपान से शरीर में CO की सांद्रता बढ़ जाती है। CO की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि धुएं में क्या उपस्थित होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन की सांद्रता कम हो जाती है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन की सांद्रता कम हो जाती है एवं ऑक्सीजन का स्थानांतरण शरीर में घट जाता है। ऑक्सीजन का स्थानांतरण शरीर में घट जाता है। अगली हेडिंग डालो, अल्कोहलिज्म। अल्कोहल के सेवन को अल्कोहलिज्म कहा जाता है। अल्कोहल के सेवन को अल्कोहलिज्म कहा जाता है। अल्कोहल के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का कौन सा अंग खराब होने लगता है? किडनी, लिवर। बहुत जानकारी तुम लोग को। देखो भाई, ध्यान से सुनो, हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है लिवर। ये जो अंग है ये बड़े काम का अंग है, ऐसा पाया जाता है। ठीक है, बहुत काम का अंग है। शरीर में कोई ऐसा दूसरा अंग नहीं है जो इतना काम करता हो जितना लिवर करता है। अगर हम किसी भी अंग की बात करें तो कोई भी अंग सामान्यतः 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4, 5 कार्य करेगा, ज्यादा से ज्यादा। लिवर के अगर कुल कार्य देखने लगो 30 से ज्यादा कार्य होते हैं इसके। शरीर का सबसे कर्मठ अंग अगर कोई है तो वो कौन है? लिवर। और शरीर का सबसे अकर्मठ अंग है कोई तो दिमाग, क्योंकि जहां काम करना हो वहां काम करता नहीं है, और जो वैसे नहीं काम करेगा वो नॉर्मली क्या काम करेगा? सही बात है ना? तो लिवर जो है ना सबसे कर्मठ अंगों में से एक है, और मनुष्य का लिवर कभी ऐसा बना ही नहीं है कि वो अल्कोहल का उपापचय कर पाए। लोग क्या करते हैं, दैट चल रहा है, पार्टी चल रही, न्यू ईयर भी आ रहा है। हाँ सचिन, क्या प्लान है?
हम तो बोलेंगे सुन पाओगे? कह रहे जो आप बोलो। राहुल तुम्हारा क्या बोला? उसी के साथ हो तुम? वो सब काम क्या होता है? मैं वो सब काम नहीं, वो सब काम इतना मैं फ्री होके तुमको समझा रहा हूं, वो सब काम क्या होता है? बहुत ही कुंठित मानसिकता है इसकी। वो सब काम ऐसे बोलो ना, मैं अल्कोहल का सेवन नहीं करता हूं, होम्योपैथिक दवाई नहीं पी आज तक, यही झूठा पकड़ा गया ना, पिए हो ना? कब सिरप पीते हो ना? कब सिरप इज मोर अल्कोहलिक देन अल्कोहल, बताया था ना? हाँ, वो सब काम नहीं करते। कौन सब काम करते हो? तो हमारा लिवर कभी बना ही नहीं है कि वो अल्कोहल को पचा ले, अल्कोहल का उपापचय कर सके, सिस्टम ही नहीं है। तो जो अल्कोहल, अच्छा अल्कोहल जो है ना बड़ा मायावी पदार्थ है। दवाई शरीर को बाद में, दवाई जो है शरीर में बाद में अवशोषित होती है, अल्कोहल पहले होता है। जैसे कोई दवा है, उसका अवशोषण आंत में होगा, अमाशय में होगा। अल्कोहल का 100% अवशोषण अमाशय में ही हो जाता है, 100%, 100%। और अवशोषित होकर कहा जाता है, लिवर इसका उपापचय कर नहीं पाएगा, तो लिवर इस अल्कोहल को किसमें बदल देता है? किसमें बदल देता है? फैट में, वसा में। और वो वसा कहाँ संग्रहित होता है? लिवर में ही संग्रहित होता है, और उसे बोलते हैं फैटी लीवर। क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। और ज्यादा अगर गंभीर अवस्था बन जाए तो इसे कहा जाता है सिरोसिस। क्या कहा जाता है? लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं, एक बड़ी काम की बात है। आज के समय में जितने फैटी लीवर के पेशेंट हैं, जितने, उसमें से 30% ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल नहीं लेते, उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। 70% को तो हो रहा है क्योंकि वो क्या ले रहे हैं? अल्कोहल। 30% ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल जिन्हें जिंदगी में कभी टच तक नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लीवर हो रहा है, और उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब मान लो कोई अल्कोहल ले रहा है, उसको फैटी लीवर है, उसको ठीक होना है, अल्कोहल लेना छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नहीं ले रहा वो क्या छोड़ेगा? जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है वो किसका परहेज करेंगे भाई? उनके परहेज में फिर आता है बाहर का कुछ नहीं खाना, तेल मसाला, जो बाहर का फल सब्जी वगैरह जो खुदा ही उगाओ खुदा ही खाओ, तो उनका जीवन तो और खराब है। कोई नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, और सामान्यतः लोग होते हैं ऐसे, पाए जाते हैं 30%। मैंने बोला ना नॉन, वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि छोड़े क्या, परहेज किसका करे? ये हमने बात करी किसकी? अल्कोहलिज्म की। तो लिख लो, अल्कोहल का सेवन, अल्कोहल का सेवन अल्कोहलिज्म कहलाता है। अल्कोहल का सेवन अल्कोहलिज्म कहलाता है। लिखो, अल्कोहल का उपापचय मानव शरीर में नहीं हो पाता। अल्कोहल का उपापचय मानव शरीर में नहीं हो पाता। अल्कोहल का उपापचय मानव शरीर में नहीं हो पाता। अगला पॉइंट, लिवर द्वारा अल्कोहल को वसा में, लिवर द्वारा अल्कोहल को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है।
लीवर द्वारा अल्कोहल को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है। लीवर द्वारा अल्कोहल को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा ये वसा लीवर में ही संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? लीवर में। और इस अवस्था को फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर कहा जाता है जो आगे चलकर सिरोसिस में परिवर्तित होता है। अगली हेडिंग डालो। एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज। अगली हेडिंग है एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज। अब समझो एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस एक आयु है और उस आयु में आने वाले बदलाव, आयु में होने वाले बदलाव, और वो आयु किससे के बीच की पाई जाती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष। ये वो आयु होती है जो बाल्यावस्था को हम बोल सकते हैं युवा अवस्था से जोड़ती है। बचपन और वयस के बीच का जो सेतु है, जो बीच का ब्रिज है, उस आयु को बोलते हैं एडोलेसेंस। और ये जो एडोलेसेंस की आयु होती है, इसमें हर बच्चे का, जब वो इस आयु में गुजर रहा होता है, इस आयु से आगे बढ़ रहा होता है अपने जीवन में, इस आयु में, तो उसका एक सोचने समझने का, एक बोला जाए सोचने समझने की व्यवस्था विकसित होती है। उसका एक टेम्परामेंट विकसित होता है, एक भरोसा विकसित होता है, एक बिलीफ विकसित होता है, और वो सोचता है कि मैं अब छोटा नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। हमको घर वाले अभी भी छोटा समझते हैं, हमको चाहिए फुल इज्जत, वो घर में मिलती नहीं, तो बाहर निकलता है घर से। जनरली 10-12 साल तक व्यक्ति घर के ही माहौल में बड़ा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने के कई चरण होते हैं। स्कूल के बाद खेलने जाना, या स्कूल दोस्तों के साथ जाना, स्कूल से फिर उसके बाद रास्ते में सिनेमा हॉल पड़ता है, दोस्तों के साथ कोई मूवी देखने गए, तो अपने को ना समाज दिखाई देता है। घर वालों ने कभी सामान लेने के लिए कुछ भेजा कि जाओ ये सामान लेके आओ, तो ये सब इंटरेक्शन होता है सोसाइटी का और आपका। अब इसी में समझ में आता है नहीं, हमको भी अपने आप को प्रूफ करना है और हम भी इस सोसाइटी में कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो ये छोटी गोल्डन है,
योगदान योगदान तो ऐसे ही शुरुआत होगी ना, रजनीगंधा देना राष्ट्रीय है ना, तो ये छोटी गोल्ड लेना और उसके बदले में जो भी 15 रुपए की आती सर, क्यों गुनगुन पूछ रहे हैं? ठीक है, 15 रुपए की आती है, हमारे समय में 3 रुपए की आती है। आजकल बहुत महंगाई आ गई है। तो गए और लिए और लगा कि नहीं, हमने इस 15 रुपए का योगदान दिया है इस समाज को, ये हमारा पार्टिसिपेशन है समाज को। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम योग्य हो गए, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। घर वाले देते नहीं, घर में फिर अरे यार मम्मी तुम नहीं समझोगी, पापा तुम नहीं समझोगे, वो माँ बाप है तुम्हारे, तुम नहीं समझेंगे। और हम क्या समझते हैं, अरे यार ये नए जमाने के लोग नहीं है, ये पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने ख्यालात वाले, ये लोग नहीं समझते। देखो मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग अभी जिस एज में हो लगभग इसी के आसपास की एज है। इस एज में व्यक्ति दिमाग से पैदल होता है। ये मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, इस एज के बारे में बोल रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ यूपी में अभी पिछले हफ्ते में गया था, 2-3 दिन छुट्टी थी ना, तो बनारस गया। तो बड़ा पुराना समय मुझे याद आया, पुराने लोग मिले। मैं बनारस में 2.5-3 साल रहा हूं और आसपास जहां थे तो पुराने लोग मिले। तो वहां देखा मैंने कि जो इस उम्र की जो मानसिक स्थिति है वो हर जगह लगभग एक जैसी है। बस कहीं कल्चर का फर्क हो सकता है, भूगोल का फर्क हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति लगभग वैसी। जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या है, ये जो इस एज के जो बच्चे होते हैं 16, 17, 18 साल की, ये टाइम बम होते हैं। क्या होते हैं? टाइम बम। जैसे किसी कोई है अगर देख लिया, जैसे जो नेता होता लोग होते हैं ना, लोकल वाले नेता, चढ़वैया नेता, नेताजी के साथ बिताए 2 पल वाले, तो वो क्या करते हैं, उनको घूमना उमना होता है, तो ऐसे 4-5 चमचू चाहिए होते हैं ना आस पास चलने के लिए। तो वो क्या है कि वहां पे बड़ा सिंपल है, मैं तुम लोगों को बताना, उसको ध्यान सुनो। मान लो कोई इस उम्र का हो, 17-18-19 साल का। अब उसको क्या है, उसको अरे भैया जी की नजरों में अपने आप को सिद्ध करना है, नहीं हम योग्य हैं। तो उसको बोला अच्छा ये कुछ भी नाम हो, चलो कल से तुम मेरे साथ चलोगे 2 दिन, चलो ठीक है। 2 दिन सुबह गाड़ी में घूम रहा है, उसको अरे बढ़िया मजा आ रहा है गाड़ी में घूमने, और ठीक है भैया जी के लिए चाय लाओ, चाय ला रहा है, नाश्ता ला रहा है। और अब वहां जाते हैं, फिर भैया जी ने अपना पिस्टल उस्टल निकाल के उसको दे रखे रहो, उसको सुना, अरे उसको जिम्मेदार समझ रहे हैं। और 2 दिन 3 दिन चले, उसको चाय नाश्ता खाना पानी सब चल रहा है, 1500 रुपए भी दे दिए उसको, ठीक है ये लोग खर्चा वर्चा बढ़िया है यार भैया जी के साथ। 2 दिन बाद बोलो अरे वो पांडे बड़ा परेशान कर, भैया गोली मार दे क्या, वो तैयार रहता है भाई। और वहीं अगर उसी रिफ्लेक्ट में हाँ एक काम करना, शाम को सामान ले लेना, और अगले दिन मार देगा वो, क्योंकि उसका ये कहाँ है, एड़ी में। इसीलिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि वो दिमाग को फुटबॉल बना के खेल चुके होते हैं। तो बादाम की कमी है, घुटने पे लगाए, इसलिए इनका दुरुपयोग बहुत आसानी से होता है। अब जाके देखो जो बाल सुधार गृह जानते हो, बाल सुधार गृह नाम सुना? जुवेनाइल जेल होती है, ऐसे बच्चे जो
कोई अपराध करते हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, उन्हें जेल में नहीं रखा जाता, उनके लिए एक जुवेनाइल जेल होती है, बाल सुधार गृह एक अलग जेल होती है। जेल ही होता है, बस वहां बच्चे रहते हैं। तो वहां जाके देखो, भी ऐसा हो कि कभी जाने तो वहां जाके देखो ना, बच्चे तुमको लगेगा कि अरे यार इनका तो, इनको समझा बुझाकर जो भी हो, कभी कभी तो क्रोध, गुस्सा, इस उम्र में इसको चलाना बहुत कम लोगों को आता है, बहुत कम। क्योंकि मैंने बोला ना, टाइम बम होते हैं, कहीं भी कभी भी फट सकते हैं, और वही स्टेज है। ये तो लड़कों की बात हो गई, लड़कियों के लिए भी सेम है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। हाँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी टाइम बम होते हैं। बस ये है कि हाँ, लड़कियों पे पाबंदी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए ये अपनी जो है संभावनाओं को उतना नहीं तलाश पाते। लड़के तो क्या घोषित आवारा होते हैं, सुबह 6 बजे घर से निकले तो रात की 11 बजे ही लौटते हैं। खाना पीना कहाँ चल रहा है मालूम नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है ना। जैसे मुझे अच्छे मालूम है, कभी तुम 2-3 दिन की छुट्टी में घर जाते होगे तो घर कम रहते होगे, दोस्तों के साथ कभी किसी चौराहे बैठे हैं और याद आ रही ना। ये यही बोला जा रहा है, जब ध्यान से सुनना, जब लड़के 18-20 साल के चौराहों पे बैठना शुरू कर दें, चौराहों पे मिलना जुलना शुरू कर दें, चाय वाय पी रहे हैं, वही उम्र होती है या तो उनको लठ से कूट दो या तो उनको घर से भगा दो, घर से भगा दो। और इस उम्र में ना माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लड़का हाथों से निकल ना जाए। अरे वो लड़का क्या है, लड़का हाथ से निकल गया, क्या है, क्या बोला जाता है, निकल चुका है। ऐसे ही कुछ तारीफ हमारे पिताजी के कानों तक पहुंची थी, और पिताजी ने हमको बोला, बेटा तुम जिला मत छोड़ो, तुम प्रदेश छोड़ दो। हमको देश निकाला कर दिया, मतलब प्रदेश निकाला कर दिया। और फिर आता है सुधार, क्या आता है, सुधार। फिर समझ में आता है कि नहीं यार पिताजी ठीक। आप जिस उम्र में हो ना, एक रिबेलियस बिहेवियर विकसित होता है, बागी, बगावत मन के अंदर एक घर में। कितने लोग घर के बाहर रहते हो, घर से बाहर रूम वूम लेके हॉस्टल में रहना, इतने लोग रहते। कितने लोग घर में रहते, हाँ, ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मम्मी यार कहीं हमको जाना है, तुम जाने नहीं देते हो, 6 बजे फोन आ जाए, कहाँ हो, चलो घर में आओ। रात को 9 बजे आवारागर्दी नहीं कर पाते हैं, ये वही कारण है। घर वालों को मालूम है कि जो बगावती मन है ना, भोपाल मेला लगा है, मेला देखने गए रात के 10 बजे, 2 बजे गए थे, लौटे कब, सुबह लौटे हो, उसको अगला दिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये जो बदलाव, ये जो एक सोच आती है कि नहीं हम योग्य हैं, हम काबिल हैं, लोग हमारी काबिलियत को नहीं समझ रहे हैं, लोग बेवकूफ हैं, हम नहीं बेवकूफ हैं। और सबसे बड़ी तो बगावत माता पिता के विरोध में आती है। अगर माता पिता सख्त है तो ज्यादा आती है। हमारे पिताजी जेलर हैं, मतलब उनको उपाधि दी गई थी जेलर, और उनके 2 ही कैदी, हम और हमारे भाई। नहीं, मोहल्ले वालों दी थी, उनको कैदी दिख गए थे ना। हाँ, कैद। हमारा घर जो था, घर का गेट जो था, वो जेल की सलाखों जैसा ही गेट था, तो हम लोग दिन भर उसी गेट पे ऐसे खड़े रहते थे। बाहर जाना अलाउ नहीं था, ऐसे सलाखें पकड़ के अपन खड़े। घर में उनका था, घर में खेल लो, बाहर नहीं जाना, साफ साफ।
तो बाहर कभी दिख गए तो सोटे पड़ेंगे। सोटा मतलब लट, हमारे यहाँ सोटा बोलते हैं। हाँ, तो मोहल्ले वाले देखते थे कि ये दो अबोध जो है कैदी, छोटे छोटे से, पिताजी का नाम रख दिए थे जेलर साहब। बगल के पड़ोस में दादाजी थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो वो बोलते थे, हमारा नाम रखे थे, बड़े भाई का कैदी नंबर 1, हमारा नाम कैदी नंबर 2। कहीं दिख जाते थे। बचपना था, बहुत छोटे हम लोग थे। मैं रहा होगा 6 साल का, भैया रहे होंगे 8 साल के। तो वो मजे लेने गया, कैदी नंबर 2। हम कहा जी साहब। हमको लगा ये उपाधि है, कैदी नंबर 1, भैया कैदी नंबर 1, हम कैदी नंबर 2। बोले जेलर साहब कहाँ है? हमने कहा जेलर साहब ऑफिस गए हैं। तो ऐसा हमारा उन दादाजी का आपसी मेल जो था, मानते बहुत थे, तो उन्होंने ही हमारे पिताजी का नाम जेलर साहब रखा था। 2 कैदी, कैदी बगावती होते ही हैं। और खासकर ये बगावत तब ज्यादा दिखाई देती है जब आपका 10वीं और 12वीं का बोर्ड का पेपर आता है। याद करो वो रातें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब रात को उठा दिए जाते थे, उठो पढ़ो, उठाते थे घर वाले, डर के मारे खुद ही उठ जाते थे। नहीं उठाते थे, उठाए होते बेटा आज मेडिकल कॉलेज बैठे होते। नहीं उठाए थे इसलिए यहाँ बैठे हो, अब उठना पड़ रहा है। तो पिताजी 2 बजे उठा देते थे, और हमारे घर के सामने एक श्रीवास्तव जी की मोड़ी रहती थी। तो उसकी कहानी कुछ लोगों को मालूम ही होगी। वो रात भर पढ़े भाई, रात भर पढ़े, लैंप जला के। लैंप होता था केरोसिन वाला, लाइट वाइट उस समय थी नहीं, 2002-2003 की बात है। तो रात भर वो लैंप जला के पढ़े, और खिड़की से उजाला दिखे तो हमारे पिताजी का टेंशन, अरे बताओ वो पढ़ रही है तुम सो रहे, उठ उठ बैठे पढ़। 2 बजे उठा दिए। और होता क्या था कि, और ये रियलिटी बता रहा हूँ, हमारा रूम था, बगल में पिताजी का रूम था, हमारे रूम में हम और भैया सो रहे हैं, तो हम लोग को उठा के पिताजी हमारे बेड पे सो जाते थे। हमारे बेड पे सोए कि ये वापस न सोए, क्योंकि उनको विश्वास था ये बदमाश है, उठाने के बाद ये वापस सो जाएंगे। और फिर पढ़ते हुए भी सोना नहीं है, बैठे कुर्सी पे वहां भी सोना नहीं। क्यों? कहते थे बोल बोल के पढ़ो। हम कहते थे हम लिख रहे हैं, बोले बोल बोल के लिखो। हमने कहा बोल बोल के कौन लिखता है? पिताजी है, वो व्यक्ति बाप है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोल सकते, बोल बोल के कौन। फिर वो सो रहे हैं, पिताजी करवट लिए, हम बगल में जाकर सो गए। हमने कहा जो होगा सो देखेंगे। अब लाठी पड़े, डंडा पड़े, लात घूसा कुछ भी पड़े, सोना है तो ये होता ना बगावती, बगावत। 10वीं का रिजल्ट आया, तो भाई सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन पास। श्रीवास्तव जी की मोड़ी 5 सब्जेक्ट में फेल। 5 ही सब्जेक्ट थे, 5 में फेल। हमको टेंशन, हमने कहा ना कॉपी गलत चेक हुई होगी, श्रीवास्तव जी की मोड़ी फेल नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम इतना पढ़ती थी फेल कैसे हो गई? बोले हम कहाँ पढ़ते थे। बोले अरे रात रात भर लैंप जला के पढ़ रही हो। बोले हमको अंधेरे में सोता नहीं बनता, इसलिए हम रात को लैंप जला के सोते हैं। मैं 8 साल टॉर्चर हुआ हूँ, 8 साल। इस भावना को मैं बहुत अच्छे समझता हूँ। 8 साल मुझे पिताजी ने उठाया, उठ, मुझे पढ़ाई तो सो रहा है, और 8 साल में टॉर्चर हुआ। श्रीवास्तव जी की मोड़ी 5 सब्जेक्ट में। भगवान उसकी आत्मा को शांति। नहीं है, शांति सबको चाहिए ना, जीवन जीवित। तो
ऐसा बड़ा सुनने को आता होगा, अरे उनका लड़का देखो एम्स में सेलेक्ट हो गया, गांधी मेडिकल कॉलेज मिला है, नीट में सेलेक्ट हुआ है। दुख जानते हो? देखो, सुख और दुख ये दोनों मानने पर महसूस होता है। आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, आपका दोस्त 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ। अब आपको दुख नहीं होगा, आप 2 में हुए, अच्छा लगेगा, चलो मैं 2 में ही हुआ, ये तो 3 में हुआ। तब आपको उतना दुख नहीं होगा। दुख तब होगा जब आपकी कुर्सी बगल में जो बैठा था साल भर, वो सेलेक्ट हो गया, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए। हाय रे दुख। और आप रह गए। अब आज वो स्टेटस डाल रहा है मेडिकल कॉलेज में लैब कोट पहन के, क्यों विकास? सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। रानी, कितना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है जब साथ वाला मेडिकल कॉलेज में चला जाए। राधे राधे। और तब ज्यादा बुरा लगता है कि जब हमारी सीट पे साथ वाला मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। हाँ, चरम दुख। और वो बढ़िया पार्टी मना रहा है कॉलेज में और वीडियो डाल रहा है स्टेटस पे, और हम देख रहे हैं। बताओ, उसकी जगह हम हो सकते थे। ठीक है, अगले साल तुम्हारे बगल वाला यही वीडियो देखेगा जब तुम जाओगे और वहां से स्टेटस। जीवन यही है, बस अगले साल तुम और किसी का वीडियो ना देखना पड़े, स्टेटस ना देखना पड़े कि स्टेथोस्कोप में अप्रन में कॉलेज में बैठा। तो कोशिश करो एम्स में सिलेक्शन लो। एम्स में भोपाल में लोगे तो फिर हम ही चलेंगे तुम्हारी एडमिशन कराने, काउंसलिंग कराने, एडमिशन कराने जाते हैं। हाँ, ज्यादा दूर नहीं जाना हो पाता, लेकिन यहाँ है तो हम जाते हैं। मेहनत करो, ठीक है। 5 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही, ध्यान से सुन लो। 5 जनवरी से फाइनल अपनी जो AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जो 1 मई तक चलेगी। उसका टेस्ट शेड्यूल वगैरह बन गया है, 1-2 दिन में मैं अनाउंस करूंगा उसमें क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या प्लानर है, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही है, ना चूके चौहान। आखिरी अभी तारीख नहीं आई है, डेट पे जाना अभी बाकी है, डेट की तैयारी कर लो। 4 मई वैसे है, मोहर लगना अभी बाकी। तो हम लोगों ने 1 मई तक का टेस्ट शेड्यूल बना दिया। बहुत से बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे हैं, उनको बोल देना, तो लोग जिन अगर आपके संपर्क में होंगे वो वेट ही कर रहे हैं कि कब से टेस्ट सीरीज शुरू हो, तो उनको बता देना कि 5 तारीख से शुरू हो रही है। अपनी टेस्ट सीरीज थोड़ी फेमस है। फेमस क्यों है? अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, बेहतरीन थॉट प्रोसेस बनता है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस बनती है। और अगर आप पिछले साल की टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख लो और फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन, बहुत से नहीं बोलूंगा, कई ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो टेस्ट सीरीज में हूबहू क्वेश्चन थे और फाइनल एग्जाम में भी हूबहू क्वेश्चन आए। तो इसलिए वो टेस्ट सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम नीट के फाइनल फेज में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 टेस्ट सीरीज चलेगी, फिर से मैं बता दूं, 2 टेस्ट सीरीज चलेगी। जो बच्चे लेट आए हैं, जिन बच्चों का एडमिशन लेट है, उनका रेगुलर टेस्ट सीरीज अपने टॉपिक की तरह चलेगा, जैसे हर संडे का ये टेस्ट होता है वो रेगुलर चलेगा। और जो बच्चे पहले से आए हैं उनके लिए AITS, तो 2 टेस्ट सीरीज चलेगी जिसमें आपको सहूलियत हो। अगर आपका सिलेबस लेट है, आप लेट ज्वाइन किए हो, पूरा अभी
कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपनी रेगुलर टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलेंगे। और जो रैंकर जो बच्चे ऐसा है कि हाँ हमने एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है, अब छोटे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, बड़ा टेस्ट होना चाहिए, मेजर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तो दोनों टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और एक टेस्ट सीरीज जो प्लानर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। आपको चुनाव करना है कि आपको दोनों में से कौन सा देना है। दोनों नहीं दे सकते क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर एक ही समय पर होगा, क्लासरूम दोनों के अलग अलग रहेंगे। पीडीएफ से घर पे बाद में कर सकते हो, लेकिन उस समय मौके पर आप एक ही टेस्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि हम आरटीएस भी दें एआईटीएस भी दें। आरटीएस मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज जो अपनी साल भर की टेस्ट सीरीज, और एआईटीएस मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, दोनों एक टाइम पर होगा, एक ही समय पर होगा। तो आपको अपनी तैयारी के अनुसार चलना, ठीक है। जो लेट एडमिशन बच्चे हैं उनको मैं सुझाव दूंगा कि वो रेगुलर टेस्ट सीरीज पे चलें, आरटीएस, और जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप शिफ्ट हो जाए एआईटीएस पे। नहीं तो अवसाद में चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? तो फिर तो लिखो कि एडोलेसेंस यह एक आयु एवं प्रक्रिया है। यह एक आयु एवं प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के मन में, यह एक आयु एवं प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के मन में, एक बच्चे के मन में समाज में योगदान की धारणा, एक बच्चे के मन में समाज में योगदान की धारणा विकसित होती है। समाज में योगदान की धारणा विकसित होती है। अगला पॉइंट, इसकी आयु 12 से 18 वर्ष, इसकी आयु 12 से 18 वर्ष पाई जाती है। इसकी आयु 12 से 18 वर्ष पाई जाती है। लिखो, ये समय बाल्यावस्था एवं, ये समय बाल्यावस्था एवं युवावस्था, ये समय बाल्यावस्था एवं युवावस्था को जोड़ने वाले सेतु के समान, युवावस्था को जोड़ने वाले सेतु के समान पाया जाता है। जोड़ने वाले सेतु के समान पाया जाता है। देखो, ये मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक बदलाव, ये मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक बदलाव की अति सक्रिय अवस्था होती है। अति सक्रिय अवस्था होती है। अति सक्रिय अवस्था होती है। अगली हेडिंग डालो, एडिक्शन। एडिक्शन यानी लत। हाँ, वही गाना आ रहा है ना यार, ऐसे ही लत लग गई। और ये वो लत नहीं है, ये ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति जो मनोवैज्ञानिक लगाव होता है उसे कहा जाता है एडिक्शन। तो लिखो, ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति, ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति विकसित होने वाले मनोवैज्ञानिक लगाव, ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति विकसित होने वाले मनोवैज्ञानिक लगाव, विकसित होने वाले मनोवैज्ञानिक लगाव को एडिक्शन कहा जाता है। विकसित होने वाले मनोवैज्ञानिक लगाव को एडिक्शन कहा जाता है।
देखो, ड्रग्स के बार बार उपयोग करने पर, ड्रग्स के बार बार उपयोग करने पर उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ड्रग्स के बार बार उपयोग करने पर उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है तथा सहन शक्ति बढ़ जाती है तथा शरीर और अधिक डोज के लिए शरीर और अधिक डोज के लिए अनुकूल हो जाता है, और अधिक डोज के लिए अनुकूल हो जाता है, और अधिक डोज के लिए अनुकूल हो जाता है मतलब छोटा डोज काम नहीं कर रहा है, अब बड़ा डोज चाहिए। ठीक है ना, छोटे से काम नहीं हो रहा है अब। हाँ, इसको बोलते हैं एडिक्शन। दूसरा आता है डिपेंडेंस। निर्भरता, डिपेंडेंस या निर्भरता। नहीं, बहुत टाइम बेटा, किसी को टाइम दिए होगे तो बोल दो आज लेट होगा। हाँ हाँ, आज बोल दो लेट होगा। 6 बजे तक का अपॉइंटमेंट मेरे ही साथ है। 6 बजे तक आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट मेरे साथ है। अब देखो, निर्भरता क्या होती है, क्या है ना बेटा, कान हमारे बहुत तेज है। कई बार हम चीजें सुन के जानबूझकर टॉलरेट कर देते हैं कि यार ठीक है, तुम इसी आयु में घूम रहे हो जहां तुम अपने दिमाग को फुटबॉल बना के उड़ा चुके हो, है ना, यही है ना। अभी अभी बताया, इंसान बगावती हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझदार को इशारा काफी है। डिपेंडेंस, निर्भरता की बात कर रहा है। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो निरंतर अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन कर रहा है, निरंतर जो है अल्कोहल या ड्रग्स ले रहा है, अचानक से बंद कर दे, और अचानक से बंद करने पर यदि उसके शरीर में असामान्य बदलाव हो रहे हैं, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, हृदय गति बढ़ रही है, रक्तदाब बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, कपकपी हो रही है, तो यानी ये इस बात को दर्शा रहा है कि उस व्यक्ति की जो शारीरिक कार्यकी है वो ड्रग्स पर निर्भर हो चुकी है, और इसी को कहते हैं क्या, डिपेंडेंस। और जब उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा है, या जब उसे ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिल रहा है, तो उसके शरीर में अनावश्यक अप्रत्याशित परिवर्तन आ रहे हैं, और इन परिवर्तनों को कहा जाता है विथड्रॉल सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, विथड्रॉल सिंड्रोम। तो ये तब दिखाई देगा जब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लिया और छोड़ दिया, उसे कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मतलब उसमें अभी विकसित नहीं हुआ है। क्या नहीं विकसित हुआ, डिपेंडेंस। और अगर छोड़ने पर बदलाव आ रहे हैं, व्यक्ति हकला रहा है, शरीर का तापमान ज्यादा कम हो रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं,
ठीक है राहुल? तो मतलब उसमें क्या विकसित हो चुका है? निर्भरता विकसित हो चुकी है, और अब उसे जब ड्रग्स नहीं मिल रहा है तो उसका शरीर डिमांड कर रहा है, भैया लाओ, तो चाहिए शरीर को, क्योंकि शरीर इस पे निर्भर हो चुका है। और इन बदलावों को कहा जाता है विथड्रॉल सिंड्रोम। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो लिखो कि यदि किसी व्यक्ति के ड्रग्स और अल्कोहल के नियमित सेवन यदि किसी व्यक्ति के ड्रग्स और अल्कोहल के नियमित सेवन को यदि किसी व्यक्ति के ड्रग्स और अल्कोहल के नियमित सेवन को अचानक से बंद कर दिया जाए तो उसके शरीर में अप्रत्याशित बदलाव आने लगते हैं। जिसे विथड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे बेचैनी, कॉमा कपकपी। विथड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है जैसे बेचैनी, कॉमा कपकपी, कॉमा चक्कर आना, कॉमा पसीना आना इत्यादि। अगला पॉइंट, ये लक्षण उसके शरीर की निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग डालो, ड्रग और अल्कोहल सेवन के प्रभाव। ड्रग्स और अल्कोहल सेवन के प्रभाव। कई प्रभाव मिलते हैं। नंबर 1 लिखो, गुस्सैल प्रवृत्ति का विकसित होना। अगला पॉइंट, आक्रामक व्यवहार का विकसित होना। अगला पॉइंट, रेस्पिरेटरी फेलियर। कॉमा हार्ट फेलियर। तथा सेरेब्रल हेमोरेज। रेस्पिरेटरी फेलियर, कॉमा हार्ट फेलियर तथा सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर तथा सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से कोमा तथा मृत्यु होना। अगला पॉइंट, ड्रग्स को अल्कोहल में मिलाने पर
ड्रग्स को अल्कोहल में मिलाने पर मृत्यु हो जाती। सेजल ध्यान देना। ड्रग्स को अल्कोहल में मिलाने पर मृत्यु हो जाती। तो मिलाना, मिक्स नहीं करना, है ना। हाँ, अगला पॉइंट, दोनों को अलग अलग। अगला पॉइंट, तंत्र का डैमेज होना या तंत्र का नष्ट होना एवं लिवर सिरोसिस। तंत्रिका तंत्र का नष्ट होना एवं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस याद है, लिखा था अपन ने। अगला पॉइंट, रिश्तेदारों, मित्रों तथा परिवार में। अगला पढ़ा एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, कैसी बात कर रहे, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का है। रिश्तेदारों, मित्रों तथा परिवार में मनमुटाव और वो भी जो समझ रहे हो, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव एवं क्लेश। कलेश नहीं भाई, क्लेश, कलेश, है ना। दोस्तों से तो लड़ाई हो जाती है, मैटर। हाँ, और दोस्त से भी आगे बढ़ते हैं। देखो, कई सामाजिक परेशानियां विकसित होती हैं, जैसे चोरी। भाई नशा जो है ना, सस्ता नहीं होता। सस्ते नशे, कौन बोला सस्ते नशे? घर वाले कितना पैसा बेच के लाएंगे? हाँ भाई, देखो नशा जो है ना, वो आदमी एक बार सस्ता कर सकता है, फिर जब डोज बढ़ेगा तब महंगा प्रोसेस है, सस्ता प्रोसेस नहीं है। जैसे अल्कोहल है ना। अल्कोहल सस्ता थोड़ी आता है, सस्ता आता है क्या? क्यों भाई? बहुत महंगा आता है ना। हाँ, कितने का आता है? 70 रुपए का हुआ। वो जो है ना 70 रुपए वाला, वो जो लेता है ना, वो पेट में नहीं जाता, वो सीधा लीवर में जाता है। वो नहीं, नशा जो है सस्ता नहीं होता, इसीलिए तो सुना है ना, लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं। तो भाई आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? चोरी करेगा आदमी, चेन स्नैचिंग करेगा, पॉकेट मारेगा, तो ऐसी सामाजिक जो विकृतियां हैं वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो क्या लिखा अपन ने? जैसे चोरी एवं संक्रमक रोगों में वृद्धि, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी इत्यादि। एवं संक्रमक रोगों में वृद्धि, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी इत्यादि। तो व्यक्ति क्या करता है भाई? अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर चोरी करता है ना। आगे लिखो कि
हाँ, एक महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था की स्थिति में यदि, ये महत्वपूर्ण है, गर्भावस्था की स्थिति में यदि, गर्भावस्था की स्थिति में यदि गर्भवती महिला द्वारा गर्भावस्था की स्थिति में यदि गर्भवती महिला द्वारा ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन किया जाए, ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव, ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव भ्रूण पर पाया जाएगा। तो उसका दुष्प्रभाव भ्रूण पर पाया जाएगा, जिस अवस्था को FAS, जिस अवस्था को FAS, जिस अवस्था को FAS मतलब फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, FAS फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम कहा जाता है, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम कहा जाता है। अगला पॉइंट, लैंगिक क्षमता एवं शुक्राणुओं की संख्या में कमी, लैंगिक क्षमता एवं शुक्राणुओं की संख्या में कमी। अगला पॉइंट, खिलाड़ियों द्वारा कई प्रकार के स्टेरॉइड्स, खिलाड़ियों द्वारा कई प्रकार के स्टेरॉइड्स एवं डाययूरेटिक्स, खिलाड़ियों द्वारा कई प्रकार के स्टेरॉइड्स एवं डाययूरेटिक्स, कई प्रकार के स्टेरॉइड्स एवं डाययूरेटिक्स का दुरुपयोग किया जाता है, डाययूरेटिक्स का दुरुपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग डालो, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन मतलब भाई जो ले रहा है उसमें ऐसे कौन कौन से चिन्ह एवं लक्षण है जिससे पता चल जाएगा कि वो ले रहा है। वार्निंग साइन, परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रदर्शन। लिखो, शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी, टेस्ट में नंबर कम हो जाता है। पहला पॉइंट, वार्निंग साइन में पहला है शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी, शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी। बोले सर हमारा पहले से ही नंबर कम है, पढ़ाई नहीं, कमी नहीं हो रहा है। शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी एवं स्कूल तथा कोचिंग से, एवं स्कूल तथा कोचिंग से गायब रहना। हाँ लिखना है, और क्या मैं चुटकुला सुना रहा हूं? एवं स्कूल तथा कोचिंग से गायब रहना। कौन कौन गायब है आज? हाँ सोमिल, हाँ सोमिल आया नहीं आया? आया था, किश्तों में क्लास अटेंड कर रहा है ना, कल मुझको मिल गया, कहीं घूम रहा था,
और मैं घूमते टहलते मिल जाता हूँ जब लोगों की किस्मत खराब होती है। तो हमने कहा मिलेगा तो बताऊंगा। फोन लेके रास्ते जा रहा था कहीं चौराहे की तरफ, और क्या बोला, स्कूल तथा कोचिंग से गायब रहना। गायब रहना मतलब बिना बताए गायब रहना। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, रुचि। ये हमारी ट्रांसलेटर बैठी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, उनको वाक्य बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो लिखो कि व्यक्तिगत साफ सफाई में रुचि की कमी। व्यक्तिगत साफ सफाई में रुचि की कमी। पिछली मकर संक्रांति को नहाए थे, अगली आने वाली है। संडे संडे नहा रहे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है, सुबह ऐसे पानी लिया और ऐसे छिड़क के चल दिए, जिसको बोलते हैं ड्राई वॉश होना। कई प्रकार के स्नान होते हैं, मैं बता दूं। कौवा स्नान, कंकड़ स्नान, फिर शुष्क स्नान, ड्राई वॉश। ड्राई वॉश जानते हो? कपड़ा लिया, ऐसे भिगो लिया, निचोड़ लिया, गीले कपड़े से पोंछ लिया, ड्राई वॉश। फिर एक होता है कंकड़ स्नान, ऐसे पानी लिया और ऐसे छिड़क लिया। अगर इसी को बोलते हैं कौवा स्नान, इसी को कंकड़ स्नान को ही कहीं कहीं कौवा कंकड़, प्यासा कौवा। और एक होता है दर्शन स्नान, पानी देख लिया, देखने से ही आत्मा स्वच्छ हो जाती है। एक होता है स्पर्श स्नान, कोई नहाया धोया व्यक्ति उसको छू लो, छूने वाला भी नहाया धोया छूने वाला भी नहाया धोया माना जाएगा। जैसे अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ महाकुंभ शुरू हो रहा है, तो अभी अगर आप बनारस गए हो कभी पाप धोने? पाप नहीं किए हो अभी, मौका ही नहीं मिला। जब बनारस जाओगे, जब जिस दिन घड़ा भर जाएगा, तो उस दिन उस घड़े को लेकर जाओगे। हम तो हमारा अभी पिछले हफ्ते आए हैं धो के, अभी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साफ चल रहा है। साल में हमारा 2-3 बार तो हो ही जाता है। नर्मदा जी में भी हो जाता है वहां, लेकिन कुंभ में हम नहीं गए कभी। कभी महाकुंभ में मत जाना। ऐसा नहीं कि धार्मिक मान्यता बहुत है, लेकिन होता क्या है, जिस दिन वहां पर्व होता है या स्नान, कोई मुख्य स्नान होता है, उस दिन 3-4 करोड़ लोग होते हैं। अब 3-4 करोड़ लोग अगर एक स्थान पर होंगे, तो वहां उनका शरीर का भी तो कुछ व्यर्थ पदार्थ होगा, कहाँ बहेगा? फिर आदमी डुबकी कहाँ लगा रहा है? वो पानी नहीं है। संगम नहाने जाना है, जाओ, लेकिन ऐसे समय जाओ जब भीड़ कम रहे, तब वहां पानी मिलेगा, नहीं तो कुछ और मिलेगा। और तब पाप धुलेंगे, नहीं तो और लोगों का चढ़ जाएगा। धार्मिक मान्यता। और मेरा जो मानना है ना, अगर गंगा जी में स्नान करना हो, पाप धुलने के, पाप तो इसे धुलते नहीं, वहां जगह लिखा है कि गंगा नदी का दर्शन ही स्नान है, दर्शन से ही पाप धुलते हैं, नहाने से नहीं। तो देख लो, दर्शन स्नान कर लो, हरिद्वार जाओ। कहाँ जाओ? हरिद्वार। बढ़िया ठंडा पानी पहाड़ों से निकल रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसमें धुलोगे ना तो धुला हुआ पाप दिखेगा, बढ़िया। क्योंकि तुम जाओगे पानी गंदा होगा,
इतना साफ पानी है, तुम अगर जाओगे उसमें पानी गंदा होगा, तो जब जाओगे तो पानी अपनी मुख्य धारा से थोड़ा सा इधर उधर जाएगा तो पाप बहता हुआ दिखेगा, धुला हुआ जा रहा है। अगर वास्तव में पाप धुलना हो तो नर्मदा जी चले जाओ, इतनी स्वच्छ नदी, बहुत शानदार नदी, बहुत शानदार जल, साफ पानी, और एकदम बहुत ही आध्यात्मिक माहौल हो जाता है। हाँ, गए हो कि नहीं कभी? गए हो ना? हाँ, नए साल पे 31 को पाप कर लेना, सुबह सुबह डाटा डिलीट। ठीक है सचिन? अरे अभी बहुत टाइम, लिखो, घड़ी की तरफ मत देखो, आज समय रुका हुआ है। क्या भूख भूख लग रही क्या तुम लोग को? लिखो, क्या लिखा अपन ने? साफ सफाई की रुचि में कमी। अगला पॉइंट, अवसाद, अवसाद, थकान, अवसाद, थकान, उग्र स्वभाव, अवसाद, थकान, उग्र स्वभाव का पाया जाना, उग्र स्वभाव का पाया जाना। अगला पॉइंट, लोगों से अलग थलग रहना, लोगों से अलग थलग रहना। अगला पॉइंट, सोने और खाने के समय में, सोने और खाने के समय में असमान परिवर्तन, सोने और खाने के समय में असमान परिवर्तन, कि सुबह डिनर हो रहा है, शाम को ब्रेकफास्ट हो रहा है। सुबह डिनर कैसे होता है? रात का बचा हुआ जब सुबह खा रहे तो उसको डिनर बोला जाएगा ना, और सुबह जो बनाए थे उसको खाने का समय नहीं मिल पाया, शाम को खा रहे हैं, और रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, उल्लू बन गए। क्या बन गए हैं? उल्लू। ऐसा हॉस्टल में ना कुछ लोगों के साथ, जैसे रूम लेके आप जो घर में रहते हैं उनको अनुशासित रहते हैं, घर वाले ना कूट देंगे तुमको, सुधर जाओ एक ही दिन में। लेकिन जब ये घर के बाहर आते हैं, पता चला कि रात भर रूम में गाना बज रहा है। मकान मालिक, अरे मकान मालिक हर जगह थोड़ी मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। रात भर जग रहे हैं और सुबह जो है नींद नहीं खुल रही है कि क्लास आए, तो क्लास तो 9 बजे शुरू होती है, आते हैं 11 बजे पहले लेक्चर के बाद। अब ठीक है, सहजता अपनी ये है कि अपन रोकते नहीं है, ठीक है आ जाओ, क्योंकि मालूम है अगर हम रोक देंगे तो कल से वो भी नहीं आएगा। बात है ना कि अगर हम एक दिन मना कर देंगे नहीं आना है 9 बजे, अब उसकी नींद ही नहीं खुलेगी, भाई कहाँ से आ जाएगा? रात भर उसको उत्पात करना है, पूरा शहर घूमेगा, वो चाय खोजेगा, चाय कहाँ मिल रही है, समोसा कहाँ मिल रहा है। अच्छा, लड़कों का तो ठीक रहता है, लड़कियों के यहाँ भी ऐसा होता है। हॉस्टल में गाना बज रहा है, एक लड़की का कंप्लेन आया पिछले हफ्ते कि सर मेरे रूम में रूम पार्टनर जो है रात को तेज तेज गाना बजाती है, तेज तेज, हमको डिस्टर्ब होता है। हमने कहा बेटा एक काम कर ले, रूम चेंज कर ले। लेकिन बात यह है ना कि बदमाश जो होते हैं ना उनका इलाज करना पड़ता है। अगले दिन फिर वो जो बदमाशी कर रही थी उसको बोल दिए भैया यार तो आप अपना सामान समेटिए, कल निकल लीजिए।
या तो अपनी आदत सुधार लीजिए। सुनने में कोई गाना सुनने में कोई बदमाश वो नहीं है, वो हेडफोन लगा लो, कान में लगाओ, खुद सुनो, तेज सुनो, इतना तेज सुनो कान फट जाए, दूसरे को सुनाई न दे, अपने को सुनाई दे। दूसरा डिस्टर्ब होगा तो फिर हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और तो क्या बोला हमने, स्लीप और ये सोने और भोजन के समय में असमान परिवर्तन। अगला पॉइंट, हॉबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हॉबी शौक बड़ी चीज है ना। नहीं नहीं, हॉबी के लिए रुचि है ना। हाँ, आदत थोड़ी है। अब तो आदत से नहीं नहीं, आदत नहीं लिखो कि हाँ लिख लो, हॉबी, हॉबी एवं अन्य क्रियाओं में, हॉबी एवं अन्य क्रियाओं में रुचि की कमी, हॉबी एवं अन्य क्रियाओं में रुचि की कमी। अब हेडिंग डालो नियंत्रण। कैसे नियंत्रण कर सकते हैं भाई? देखो, अनावश्यक दबाव, अनावश्यक दबाव को समाप्त किया जाए। तो भैया देखो शर्मा जी का रखा, वहां पहुंच गया। अब बच्चा क्या है, अनावश्यक रूप से प्रेशर में, तो हर बच्चे की या हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है और अपनी अलग काबिलियत होती है। उसको अपनी काबिलियत का मिलना चाहिए। प्रतिस्पर्धा आपको, कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन आपको मजबूत बनाता है, लेकिन कंपटीशन को इतना सिर पे हावी ना होने दे कि वो आपको कमजोर बनाए। दो चीजें हैं। प्रतिस्पर्धा, आप एक बात जान लो, जब तक आपको तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तगड़ा कॉम्पिटिटर जो होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो आप में सुधार लाता है। लेकिन कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेना, सिरदर्द की तरह नहीं लेना कि अरे सिर पे, अरे बैठ गया, अरे इतना नंबर ला रहा है, कैसे होगा, कोलैप्स कर गए, ऐसा नहीं। सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबकी योग्यता अलग है। आप अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन को इस तरह से स्वीकृत करिए कि वो आप में सुधार लाए, आपको विकसित करे। और अपने प्रतिस्पर्धी का हमेशा सम्मान करना, अपने कॉम्पिटिटर का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ही है जिसकी वजह से आप श्रेष्ठ बनोगे, आपकी वजह से वो श्रेष्ठ बनेगा। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जरूरी है। जब तक आपका कंपटीटर तगड़ा ना हो तब तक आप तगड़े नहीं होगे। और कंपटीटर तगड़ा है मतलब सब सही चल रहा है। कंपटीटर ही नहीं है फिर लगेगा अरे क्या ही करें, फिर मजा नहीं आएगा। कंपटीशन तगड़ा है मतलब सब सही चल रहा है। और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जो एग्जाम, वो हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है, अपने स्तर का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है। और उसमें जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी हल्का फुल्का आदमी नहीं है, वो भी, आप भी और वो भी। जब आप मेहनत करोगे, रैंक लाओगे, पता चला ऑल इंडिया अंडर 500 रैंक आ रही दोनों की, तो मतलब वो कॉम्पिटिटर भी तगड़ा है और आप भी तगड़े। आपको देखकर वो पढ़ रहा है, उसको देखकर आप पढ़ रहे हो,
वो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, आप उससे आगे निकलने की कोशिश कर। प्रतिस्पर्धी से कभी मन मुटाव मत करना, और इसका नंबर है, नहीं बात करेंगे इसमें। उसी जिस दिन आपका प्रतिस्पर्धी से मन मुटाव हुआ, उसी दिन दोनों का विकास खत्म, दोनों की वृद्धि, दोनों का इंप्रूवमेंट वहीं खत्म हो जाएगा। कॉम्पिटिटर आपका दोस्त होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उससे कुछ छुपा के, उसने कुछ पूछा आपको मालूम नहीं हुआ, नहीं होगा, पता चलिए। एक दूसरे से शेयर करना, ये बहुत हेल्दी कंपटीशन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। एक दूसरे से बातों को बांटना। उसे हो सकता है आप सर्वज्ञाता थोड़ी हो, कुछ आप उसको नहीं आ रहा है आप बता दो, कुछ आपको नहीं आएगा वो बताए। तो जिसने ऐसा सोचा कि अरे हम नहीं बताएंगे, वही सबसे पहले कंपटीशन से बाहर होता है, सबसे पहले। और 4 मई तक जिसने अपना दिमाग लगाया, आखिरी के 4.5 महीने बचे हैं, बस 13 दिन इधर, 4 महीने उधर, 135 दिन बचे, बस 120 चैप्टर है आपके सिलेबस में। एक 135 दिन बचे हैं, 120 चैप्टर है आपके सिलेबस में। इतना मेरा कहना आपका बीपी बढ़ाने के लिए काफी है। अब आज कुछ लोग खाना कम खाएंगे, क्यों बोलना। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा लिखो कि एजुकेशन और काउंसलिंग। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन और काउंसलिंग, मतलब शिक्षित करना और काउंसलिंग करना। एजुकेशन और काउंसलिंग। अगला पॉइंट, परिवारजनों तथा मित्रों से सहायता लेना। परिवारजनों तथा मित्रों से सहायता लेना। अगला पॉइंट, खतरनाक लक्षणों की पहचान करना। खतरनाक लक्षणों की पहचान करना। अगला पॉइंट, चिकित्सा परामर्श लेना। चिकित्सा परामर्श लेना। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक तथा मनोरोग विशेषज्ञ। मनोवैज्ञानिक तथा मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना। मनोवैज्ञानिक तथा मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना। नशा मुक्ति केंद्र इत्यादि की सहायता लेना। नशा मुक्ति केंद्र इत्यादि की सहायता लेना। यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अभी के लिए इतना ही, ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं 4 बजे। अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो चल रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कॉपी नहीं लाए हो, लिख दो। कॉपी नहीं लाए हो तो ऐसे